तो मेरे पास भी कुछ व्हाट्सएप आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। एक व्हाट्सएप कुछ दिन पहले मेरे पास आया जिसमें ये कहा गया था कि नेहरू के पुरखे मुसलमान थे और वो गयासुद्दीन गाजा का परिवार था और ऐसी नहीं, अब बातें देखिए उसमें ये कही तो जाती बड़ा हैं। कितनी विचित्र सच्चाई है इसमें? जब डार्विन ने नए नए अपना सिद्धांत चालू किया था तो कहीं ना कहीं उनके जो सहयोगी हक्सले थे वो भी उनके संग काम करते थे। तो लोग कहते हैं आखिर में अगर पुरखों की तलाश आप करेंगे तो हमारे सारे पुरखे बंदर थे। तो वो कहीं ना कहीं कहानी वहाँ पहुँचेगी। मगर नेहरू के परिवार की अगर 7 पुश्तों की आप खोजबीन करें तो कहीं भी कोई आपको मुसलमान नज़र नहीं आएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं क्लोजेट ये हूँ, मैं क्लोजेट मुसलमान हूँ, मैं कहने को पंडित नेहरू हूँ, तिलक लगाता हूँ मगर कमरे में बैठ के नमाज अदा करता हूँ, रोज़े रखता हूँ, इसका तो कोई इलाज नहीं है। मेरे ख्याल में यदि आप नेहरू के परिवार की पुश्तों की पड़ताल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनके वो पुरखे मिलेंगे जिनके बारे में मशहूर है कि वो गदर के वक्त, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के वक्त दिल्ली में शहर कोतवाल थे। और उसके बाद उनके जो गंगाधर जी, और उनका जो स्थानांतरण होता है वो कब जाके बस गए, वो कहानी शुरू होती है पुष्पे जी राजनारायण कौल से। जी बिल्कुल, कि वो राजनारायण कौल ने एक किताब लिखी तारीख़ कश्मीर, जिसको दिल्ली के मुग़ल बादशाहों ने बहुत पसंद किया और उनको दिल्ली बुला लिया और चांदनी चौक में एक मुग़ल बादशाहों ने नहीं, एक ख़ास मुग़ल बादशाह ने, फर्रुखशेर ने, जी और नहर के किनारे एक ज़मीन दे दी पुरानी दिल्ली। उसके बाद इनका नाम जो कौल थे वो कौल से नेहरू हो गए। लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि जो कश्मीर में त्राल इलाका है जो आजकल बड़ा विवादों में रहता है, उसके आसपास इनका एक गांव था जिसका नाम था नुहर। उस नुहर गांव से नेहरू पड़ा। ये इन दोनों में आप कौन सी सच्चाई की करीब पाते हैं? मुझे लगता है कि दूसरा जो आख्यान है उसको अशोक पांडे अपनी किताब में रखते हैं। बिल्कुल, मेरा मानना है कि अशोक पांडे की किताब में जो बयान दर्ज है मैं उसको अधिक प्रामाणिक मानूंगा कि क्योंकि देखिए नहर तो दिल्ली में नहर बहिश चांदनी चौक से बहने वाली थी, बहुत सारे लोग उसके किनारे बसते थे, तो कोई और नेहरू नहीं कहलाया और सिर्फ कौलों को नेहरू का नाम दिया गया, ये थोड़ा अटपटा लगता है। तो आप मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि त्राल में जो नूर नाम की जगह थी उसके साथ इनका नाम जुड़ा था और बाद में वो नेहरू हो गया। तो ये लोगों को भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि उनके पुरखे कोई मुसलमान थे, कोई नहीं, ये तो बिल्कुल ही ये तो गलती, दुष्प्रचार है। और यदि मान लीजिए एक पल के लिए, मैं नेहरू के का बचाव पक्ष का वकील नहीं हुआ, आपकी भाषा आरोप की हो सकती है, मान लीजिए यदि नेहरू के कोई पुरखे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण किया था और बाद में हिंदू बन गए थे, तो क्या मुसलमान पुरखे होना किसी के लिए अपराध बोध से ग्रस्त करने के लिए काफ़ी है? क्या उसे आज के परिप्रेक्ष्य में देश का दुश्मन और देशद्रोही माना जाए? क्या उसको कहा जाए कि ये तो वो मुसलमान है जिसकी पितृभूमि ये नहीं है, जिसकी पुण्य भूमि ये नहीं है, आदि आदि? मुझे लगता है सब बेकार की बातें हैं, अनर्गल प्रलाप है। इस देश में मुसलमान सदियों से रहते आए हैं और हिंदू इस देश में जो शब्द है हिंदू, वो उनका स्थानीय ये था कि इंडस नदी जो थी, सिंधु नदी, उसका उच्चारण में भेद हिंदू होता था। तो जो हिंदुस्तान था वो उन लोगों का स्थान था जो सिंधु नदी के परे रहते थे। तो मुझे लगता है कि ये इसमें हिंदू मुसलमान उनके पुरखे थे कहना बहुत ही, लेकिन ये तो कहा जाता है कि मुग़ल बादशाहों के मुलाजिम थे। जब मुग़ल बादशाहों के दिन अच्छे थे और मुग़ल आज़म सबसे बड़े थे, तो अनारकली को भूल जाइए, सलीम को भूल जाइए, तो सब लोग मुलाजिम तो उन्हीं के थे ना। तो क्या जो राणा प्रताप थे उन्होंने लोहा लड़ा था, उनके जो बिरादर थे राजा मान सिंह, क्या वो मुग़लों के मुलाजिम नहीं थे? क्या मुग़लों के मुलाजिम वो सब लोग नहीं थे जो उनके सेनाध्यक्ष हुआ करते थे और जो मनसबदार थे बड़े बड़े? तो अबुल फजल और फैज़ी तो ठीक थे, क्या टोडरमल मुलाजिम नहीं थे? क्या बीरबल मुलाजिम नहीं थे? क्या तानसेन मुलाजिम नहीं थे? तो देखिए मुलाजिम तो शब्द एक नौकरी हम आप कर रहे हैं आजकल, मतलब उस ज़माने में जो मुलाजमत होती थी वो भी एक तरह की शान और शौकत के साथ मनसबदारी हुआ करती थी। तो कोई ना कोई किसी न किसी का नौकर और मुलाजिम तो हमेशा से रहा है। या तो ये है कि आपका सीधे अल्लाह मियाँ से नाता है, आप उसी बंदे के बंदगी करते हैं और किसी के आप मुलाजिम नहीं हैं। तो अब एक अगला आरोप उसी व्हाट्सएप का ही हिस्सा है, लेकिन हालांकि इसको कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये इसमें सच्चाई भी है, लेकिन मतलब आंशिक सत्य है। ये कहा गया कि नेहरू बहुत राजसी ज़िंदगी जीते थे और बिल्कुल उनकी लाइफस्टाइल को लेकर के बहुत बातें होती हैं, बहुत तमाम तरीके के लेख लिखे जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि
क्या नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलते थे? अब देखिए, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। नेहरू ने अपने जीवन काल में अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है कि इलाहाबाद शहर में एक लॉन्ड्री हुआ करती थी जिसका नाम था पेरिस लॉन्ड्री। तो जाहिर था कि अच्छी लॉन्ड्री थी। नेहरू रईस पेरिस थे। लॉन्ड्री पेरिस नाम की कोई लॉन्ड्री जगह थी, पेरिस लॉन्ड्री नाम की कपड़े धुलाई की जगह थी। दुकान थी ड्राई क्लीनर की शायद कपड़े धुल भी जाते होंगे, वहाँ इस्त्री होके आते होंगे। आजकल तो लोग ड्राई क्लीनर से काम चला लेते हैं, मगर घर में तो कोई धोबी घाट खोलता नहीं था। तो या तो कपड़े आपका धोबी घाट ले जाके कोई रजक धोता था, और या फिर कपड़ों की धुलाई लॉन्ड्री में ही होती थी। तो धुल के इस्त्री करके कपड़े घर आते थे। वो पेरिस लॉन्ड्री थी। अब आप कल्पना कीजिए, ये सत्य बात है। हाँ, ये तो नेहरू ने कहा कि पेरिस नाम की एक लॉन्ड्री थी इलाहाबाद शहर में जहाँ कपड़े धुलते थे घर के। अब आप बताइए, स्नो वाइट में कपड़े धुलते थे कि नहीं धुलते थे? बाद में स्नो वाइट एक ड्राई क्लीनर बन गया था दिल्ली में। मैं आपको एक और मजे की बात याद दिलाऊं। जिस समय की बात है, उस समय हवाई जहाज तो थे, कम थे, बहुत कम थे। पानी के जहाज से 3-4 हफ्ते भारत से पेरिस जाने में लगते थे, वही 3-4 हफ्ते वापस आने में लगते थे। तो कौन आदमी क्या, या तो नंगा घर में बैठा रहता था तौलिया लपेटे कि कपड़े धुल के पेरिस से आएंगे तब मैं पहनूंगा, और कौन ये मूर्खता की हद होगी जो कपड़े यहाँ से धुलने को पेरिस जाएंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक आध बार जब नेहरू विदेश यात्रा, यूरोप यात्रा कर रहे हों, कपड़े कम ले गए हों और कपड़े धुलाने की नौबत आई हो, तो पेरिस की किसी लॉन्ड्री में एक आध बार उनके कपड़े धुले हों। मगर पेरिस में कपड़े धुलने का आख्यान जो है, वो तो उससे अधिक कोई अक्षम्य मूर्खता कहीं नहीं है। इससे तो जितना खर्चा आएगा उससे तो बेहतर है कि नेहरू नए कपड़े ले लेते। नहीं, मान लीजिए ये भी हो कि खर्चा नेहरू कर सकते थे, मगर कौन अपनी ऐसी नुमाइश लगवाएगा कि कपड़े धुलने वहाँ जा रहे हैं और हम तौलिया लपेटे बैठे हैं और हमारे कपड़े जब तक वहाँ से धुल के नहीं आएंगे हम पहनेंगे नहीं। और आपने सही फरमाया कि कोई ना कोई, मगर फिर आप ये कहेंगे कि वो कपड़े भी उनके सिलते वहीं थे। तो उस ज़माने में जो आदमी पैसे वाला होता था, उसके कस्टम टेलरिंग कपड़े घर पे सिलते थे। हाँ, जब मोतीलाल नेहरू जी को दरबार में जाना तो उनको उस नए फैशन के कपड़े चाहिए थे जो दरबार में वहाँ बेहतर सिलते थे। ये जो आपने अभी बताया कि जो इसका जवाब नेहरू ने दिए, तो ये 1934-35 के आसपास जब उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, हाँ, माई स्टोरी, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है मैं वो एक बार बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि मेरे बारे में ऐसी बातें कही जाती है कि मेरे कपड़े पेरिस में धुलते थे। पहले तो ऐसा कैसे संभव है कि रोज़ अपने कपड़े विदेश में धुलने के लिए भेजे जाएं, और ऐसे वक्त में जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में ऐसा सोचना भी अय्याशी है। ये नेहरू 1900, तो ये नैरेटिव जो आज हम सुनते हैं, आज व्हाट्सएप पे आता है, ये नैरेटिव इसका मतलब है कि उस दौर में भी चल रहा था। हाँ, देखिए, ऐसा था ना कि हर आदमी को रश्क होता है रईस आदमी से। अगर मैं साधन संपन्न नहीं हूँ, अगर मैं अपने कपड़े को लॉन्ड्री में नहीं धुलवा सकता हूँ, मुझे खुद धोने पड़ते हैं कपड़े, अपना कच्चा बनियानी खुद धोना पड़ता हो, और मुझे साबुन रगड़ रगड़ धोना पड़ता हो, मुंदरी से पीट पीट कर उन्हें साफ करना पड़ता हो, और फिर अगर इस्त्री कराने के पैसे न हो तो उनको रात को बिस्तर के नीचे बिछा के आप सो रहे हो और लोटा उस पर फिराकर इस्त्री का भ्रम पैदा कर रहे हो, तो मुझे तो रश होगा ही ना कि आपका कपड़ा कलफ लगा है और अच्छा खासा इस्त्री किया हुआ है, तो आपको थोड़ा तो इश्क होगा कि आदमी इस पे पैसे खर्च कैसे कर सकता है। नेहरू को किसी ने कभी सलवट पड़े कपड़े पहने नहीं देखा होगा। वो तो गांधी जी की अदा निराली थी कि वो लंगोट नुमा धोती पहन के चलते थे, और तो शेरवानी और एक अच्छी, नहीं, नेहरू शेरवानी 24 घंटे तो नहीं पहने रहते थे। नेहरू भी चूड़ीदार पजामा। तो देखिए, एक उर्दू का शब्द है जामा जेब। एक जो नेहरू जैसा खूबसूरत आदमी हो, कद उनका बहुत ऊंचा नहीं था, मगर जामा जेब थे, जो कपड़ा पहनता था उन पर फपता था। अब मैं अगर नेहरू जी की शेरवानी पहनूंगा तो मेरी तौन नजर आने लगेगी, मुझे बटन नहीं लगेंगे उसके पूरे। मैं ये कुर्ता पहनूंगा तो सलवट वाला, मैं कितनी कोशिश कर लूँ, कितना ही करफ लगा लूँ, मैं तो उन लोगों में से जो उसकी ऐसी तैसी करके कुर्ते की छोड़ देगा। तो लोगों को बुरा लगता था कि नेहरू की चूड़ीदार पजामा भी अच्छा फपता था, और नेहरू जब जैकेट पहनते तो उनके नाम से जवाहर जैकेट मशहूर हो गया, जो पहले कुछ और जैकेट कहलाता होगा, आज कुछ और जैकेट कहलाता है। मगर जवाहर जैकेट इसलिए था कि आदमी वो एक सदरी पहनता था तो वो भी फपती थी, और कलफ लगा कुर्ता। मेरा सवाल आप थोड़ा अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज हम नैरेटिव देखते हैं, इसमें तो एक पक्ष ये कह सकता है कि भाई ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, उनको बदनाम करने के लिए कह देते हैं आजकल। मगर जब आप लेकिन ये 1930 के दशक में, मतलब नेहरू 34 में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नैरेटिव उनको राजनीति में आए हुए 10-12 साल हुए हैं, तब से ये नैरेटिव है। तो मेरा उत्तर अभी भी वही है कि तब से लोग नेहरू से रश्क करते थे,
उनकी शख्सियत से रश्क करते थे, उनके पैसे से रश्क करते थे। उनको लगता था कि ये आदमी चैन से रह रहा है, और अगर चैन से नहीं रह रहा है तो लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि साहब देखो ये आदमी रईसी से रह सकता था, ये गरीबी में रह रहा है। मगर नेहरू गरीबी का ढोंग नहीं रचा रहे थे। ये बात और थी कि नेहरू को हर कपड़ा फपता था, तो लोगों को रश्क तो होता था, और उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी आप कह सकते थे। तो ये नैरेटिव तब से चला आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो याश थे, उनके कपड़े धुलने पेरिस में जाते थे, आदि आदि। लेकिन ये भी एक जो उनके प्रशंसक हैं, कई बार वो भी महिमा मंडन करने के लिए नेहरू को कि अरे इतना बड़ा आदमी है, देखो हमारे बीच में बैठा हुआ है, हमारे खेतों में खेल रहा है, ये तो ऐसा हुआ करता था। ये जो महिमा मंडन की कहानी है, कहीं वही महिमा मंडन होते 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 ये नैरेटिव तो नहीं बन गया? नहीं, देखिए, जो नेहरू का महिमा मंडन करते थे, यदि वो चाटुकार थे और इस कारण नेहरू के पास आना चाहते थे। नहीं, मैं आम जनता की बात कर रहा नहीं, देखिए, आम जनता हमेशा प्रशंसा करती हो ऐसा नहीं है। मुझे निराला की वो कविता की पंक्ति याद आती है कि एक जलसे में बड़ी घोषणा के बाद नेहरू नहीं पहुंचे, तो निराला ने दो ठूक कहा कि ना आए वीर जवाहरलाल, और उन्होंने कुकुरमुत्ता और गुलाब नामक कविता भी लिखी। तो नेहरू के जीवन काल में आज़ादी की लड़ाई के दौरान सभी लोग नेहरू के अंधभक्त नहीं थे, उनकी आलोचना भी करते थे। बिल्कुल। और गुलाब और कुकुरमुत्ता की जो छवि, जो दो बिंब हैं, वो निराला के अद्भुत बिंब हैं। और तो वो लोग दो टूक बात उनके बारे में तब करते थे। मगर ये नैरेटिव, मतलब जो आपने कहा ना कि कई तरह के नैरेटिव समाज में कई बार चलते हैं, हर समय चलते हैं। हम उसमें से किसको ग्रहण करते हैं, किसको बिना आलोचना के ग्रहण करते हैं, किसको अंधभक्ति में ग्रहण करते हैं, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है।